ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई एक्चुअल में स्फेरिकल शेप में होता है। जो अपनी आंख में आप लोग व्हाइट कलर का देखते हो ना, जब आंख मसल देते हो तो रेड कलर का होने लगता है, इसे कहा जाता है स्क्लेरोटिक। क्या कहा जाता है? स्क्लेरोटिक। ये एक्चुअल में ह्यूमन आई का हार्ड पार्ट है, जो हमारे ह्यूमन आई को एक शेप देके रखता है। अगर मतलब ये पिलपिला होता तो पक्की बात है ह्यूमन आई बिल्कुल ये मान लो पराठा के जैसे बिल्कुल चपटी हो जाती है, लेकिन ये गोल शेप में रहता है, पूरी तरीके से हमारे ह्यूमन आई को शेप देके रखता है। ये काम किसका होता है? स्क्लेरोटिक का। दूसरा, ये हमारे ह्यूमन आई के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको डिफेक्ट से बचाता है, उनको चोट लगने से बचाता है। तो स्क्लेरोटिक क्या है आप लोग समझ गए। स्क्लेरोटिक के बाद इस स्क्लेरोटिक में एक छोटा सा पार्ट उभरा हुआ होता है, इसे कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है? कॉर्निया। ये ह्यूमन आई के स्क्लेरोटिक में एक उभरा हुआ पार्ट है। इस पार्ट की बात करें तो लाइट इसी से एंटर करती है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हम लोगों का हो गया कॉर्निया। कॉर्निया का फंक्शन क्या है कि ये लाइट को पास होने देता है ह्यूमन आई के अंदर। इस कॉर्निया के अंदर बात करें तो एक डायाफ्राम लगा होता है जिसे कहा जाता है आइरिस, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन आई को सामने से देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगी। अगर आप लोगों ने कभी शीशे में अपनी आंख को गौर से देखा हो, जो सभी लोगों ने देखा होता है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को एक डायाफ्राम दिखाई पड़ता है। इस डायाफ्राम को हमने ऐसे काट के बनाया हुआ है, तो हम लोगों के पास ये जो डायाफ्राम लगा हुआ है इसे बोलते हैं आइरिस। इसका काम है अपने साइज को रेगुलेट करना। जैसे कभी तुम धूप में चले गए, गर्मियों के टाइम पे जब धूप में जाते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा लाइट प्रेजेंट होती है, तो हमारे आंख में ये जो आइरिस है वो अपने साइज को फैला के इस होल को छोटा कर लेता है। वैसे आपको बता दें, इस होल को कहा जाता है प्यूपिल। क्या कहा जाता है? प्यूपिल। चलो हम यहां पर लिख लेते हैं प्यूपिल। लाइट इसी से ही ह्यूमन आई के अंदर एंटर करती है। तो प्यूपिल के साइज को छोटा करना और प्यूपिल के साइज को बड़ा करना, ये काम होता है आइरिस का। जब आप अंधेरे कमरे में कहीं पहुंच जाते हो, कभी धूप से अंधेरे में गए होगे, अचानक से दिखना बंद हो जाता है। कारण क्या है? जब तुम धूप में थे तो हमारे आइरिस ने प्यूपिल के साइज को छोटा कर लिया था, कम लाइट एंटर करे, ज्यादा लाइट वहां पर थी। अचानक से तुम अंधेरे में आ गए, अंधेरे में लाइट की मात्रा कम थी, या मान लो किसी कमरे में चले गए जहां लाइट कम थी, उस जगह पर क्या हुआ? तुम्हें अचानक से सब दिखना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद आइरिस ने प्यूपिल के साइज को एडजस्ट किया, प्रॉपर लाइट आंख में पहुंचने लगी और आपको चीजें फिर से प्रॉपर दिखने लगी। ऐसा होता है। तो ये काम करता है प्यूपिल। समझ गए आप लोग? तो आइरिस और प्यूपिल दोनों का काम समझ गए। प्यूपिल रियल में कुछ नहीं है, आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल है जिससे लाइट ह्यूमन आई के अंदर जाती है। इसके बाद बात करें तो यहां पर कुछ मसल्स लगी होती हैं जिन्हें कहा जाता है सिलेरी मसल्स। क्या कहा जाता है? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का काम क्या है? ये सिलेरी मसल्स के अंदर लगा होता है एक लेंस। सिलेरी मसल्स की बात करें तो ये इस लेंस को एकोमोडेट करती हैं। मीनिंग देखो, कोई भी लेंस है, अगर लेंस आपको ऐसा दिखता है मोटा, तो इसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है, पावर ज्यादा होती है। और लेंस अगर आपको ऐसा दिखे तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, और इसकी पावर कम होती है। तो हमारा जो सिलेरी मसल्स हैं वो इस लेंस को कंप्रेस करके और इसे फैला के इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, ठीक है। तो सिलेरी मसल्स का काम है लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। इसके बाद बात करें तो बेटा यहां पर एक स्क्रीन लगी होती है। इस स्क्रीन को कहा जाता है रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती हैं रॉड शेप और दूसरी वैसे स्फेरिकल शेप भी बोल सकते हो। तो रॉड और कोन हम लोग एक साथ कर लेते हैं, और दूसरे नंबर पे होती हैं स्फेरिकल। कोन शेप्ड और रॉड शेप्ड सेल्स का काम होता है कलर को डिटेक्ट करना, और स्फेरिकल शेप ब्राइटनेस को डिटेक्ट करती हैं, लाइट कितनी ज्यादा मात्रा में आ रही है या कितनी कम मात्रा में। तो यहां पर रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं। अगर हम लोग बात करें इस रेटिना की, तो यहां पर रेटिना में एक स्पॉट होता है जिसे कहा जाता है येलो स्पॉट, ठीक है। इस येलो स्पॉट पर अगर कभी इमेज बनता है तो बहुत शार्प दिखाई पड़ता है। जैसे बोर्ड पर हम खड़े हुए हैं, अगर आप मेरे ऊपर फोकस करोगे तो ये उतना शार्प नहीं दिखेगा, और इसके ऊपर फोकस करोगे तो हम उतने शार्प नहीं दिखेंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो येलो स्पॉट पर जिस चीज का इमेज बनेगा वो चीज हम लोगों को प्रॉपर शार्प दिखाई पड़ेगी, और जिसका इमेज येलो स्पॉट पर नहीं बनेगा वो चीज हमें उतनी शार्प दिखने वाली नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो यहां पर आप लोग समझ जाओ, ये हम लोगों के पास है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के बाद एक छोटा सा स्पॉट और भी होता है जिसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर बनने वाली इमेज हमें कभी दिखती ही नहीं है, क्योंकि यहां पर फोटो सेंसिटिव सेल्स एब्सेंट होती हैं। इस ब्लाइंड स्पॉट के पास से कुछ नर्व्स जाती हैं जिन्हें कहा जाता है ऑप्टिकल नर्व्स। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल नर्व्स।
तो ऑप्टिकल नर्व्स का काम होता है ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है हमारी ह्यूमन आई से, वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल नर्व्स का काम क्या है, ये बात आप लोग समझ गए। अब बेटा एक बात बताओ, जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या सारी चीजों के मतलब ह्यूमन आई कैसे बना, क्या सारी बातें प्रॉपर आ गई? ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस जगह पर, मीनिंग आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। क्या कहा जाता है? एक्वस ह्यूमर। और इधर एक लिक्विड भरा होता है जिसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर नाम के दो लिक्विड्स भी आंख में भरे होते हैं। ये आप लोगों के पास ह्यूमन आई का एक प्रॉपर फिगर हो गया आप लोगों के पास कि किस तरीके से ह्यूमन आई के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं और ये कैसे फंक्शन करता है। पढ़ना आप लोगों को है तो एक बार पढ़ लीजिएगा किताब से, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इस ह्यूमन आई के आगे की बात करें तो अगला टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ह्यूमन आई। किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है ह्यूमन आई के अंदर, इसे रब करें, आगे बढ़े। देखिए किस तरह से इमेज फॉर्म होता है ह्यूमन आई में। अगर इसकी बात करें तो आप लोग यहां पर ऑब्जर्व करो, मान लीजिए हमारे पास ये ह्यूमन आई आ गई और यहां पर ह्यूमन आई के अंदर आइलेंस है, रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से। अगर इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो ह्यूमन आई को लगता है कि इन रेज को ज्यादा बेंड नहीं करना, थोड़ा सा बेंड करेंगे और रेटिना पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो सिलेरी मसल्स लेंस को कंप्रेस नहीं करती, नॉर्मल उसको रिलैक्स छोड़ देती, लेंस आराम से फैला हुआ होता है, इमेज रेटिना पर बन जाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो देखो रेज ऊपर की तरफ जा रही है। अब ह्यूमन आई को लगता है कि यार हमें रेज को ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, तो सिलेरी मसल्स लेंस को कंप्रेस करती हैं और कंप्रेस करने के बाद अपने लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करके इमेज को रेटिना पर फॉर्म कर लेती हैं। तो इस तरह से ह्यूमन आई में सिलेरी मसल्स और लेंस फंक्शन करता है। मीनिंग ह्यूमन आई के अंदर अपने आई लेंस के अंदर अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की क्षमता होती है। पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इस पावर को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, तो आप लोग बोलोगे टू एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, है ना, इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन आई एंड दिस पावर इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ गए? तो ये हम लोगों के पास होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। इस पावर ऑफ एकोमोडेशन को करता है हमारी सिलेरी मसल्स। याद रखो हर मसल की अपनी एक लिमिट है। जैसे मान लो आपको मैं एक स्पंज दे दें, उस स्पंज को प्रेस करके अपने दोनों हाथ को नहीं जोड़ लोगे, एक लिमिट तक ही आप उसे प्रेस कर पाओगे, है ना। तो इसी तरीके से सिलेरी मसल्स की भी एक पावर होती है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाते हो सिलेरी मसल्स लेंस को आगे कंप्रेस करती जाती हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा सिलेरी मसल्स लेंस को कंप्रेस करेंगी, एक लिमिट तक कंप्रेस कर पाएंगी। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग में हम लोग 25 सेंटीमीटर दूर तक ही चीजों को प्रॉपर देख पाते हैं। अगर चीज उससे पास रखी है तो हमारी सिलेरी मसल्स लेंस को फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाती। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है डिस्टिंक्ट विजन का, दैट इज 25 सेंटीमीटर। दूर मैक्सिमम कितना देख सकते हो, तो अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। ये हम लोगों के पास एक ह्यूमन आई में इमेज फॉर्मेशन की बात हो गई। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन आई में इमेज फॉर्मेशन की, तो इतनी बात समझ चुके हैं। तो अब देखो ह्यूमन आई में इमेज कैसे बनता है समझ गए। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों में ह्यूमन आई में डिफेक्ट आ जाते हैं। उस डिफेक्ट को आप लोग समझिए। होता क्या है, एक बच्चा था, वो ग्रो कर रहा था और ग्रो करते समय उसका जो आईबॉल है वो ग्रो करते समय उसके आईबॉल की ग्रोथ, एक मिनट, उसके आईबॉल की ग्रोथ थोड़ी एक्सेसिव हो गई। मीनिंग आईबॉल जो था वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो उससे क्या होगा, आईबॉल का जब साइज ज्यादा बढ़ जाता है, यहां पर मान लीजिए एक लेंस है, इस लेंस को ये लग रहा है कि रेटिना यहां पर है, आईबॉल ज्यादा ग्रो होने की वजह से रेटिना थोड़ा पीछे खिसक गया। हुआ क्या, इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, इन्फिनिटी से जब रेज आई तो सिलेरी मसल्स ने लेंस को बिल्कुल खुला छोड़ दिया, बोले जाओ अपने हिसाब से इमेज बनाओ। लेंस पूरी तरीके से कंप्रेस हो गया, लेंस ने रेज को बेंड किया और यहां कहीं पर इमेज को बना दिया। ठीक है, इमेज तो रेटिना पर बना नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमें दिखने वाला नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास में था
तो सिलेरी मसल्स ने लेंस के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया, उसे कंप्रेस करके लेंस की जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट करी और पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर फॉर्म कर दिया। तो होता क्या है कि अगर हम लोग एक डिफेक्ट की बात करें, जिस डिफेक्ट में ह्यूमन आई ग्रो कर रही होती है, अगर आईबॉल का साइज कुछ एक्सेसिव ग्रो हो जाए तो उस सिनेरियो में हम ये ऑब्जर्व करते हैं, आईबॉल का साइज अगर एक्सेसिव ग्रो हो जाए तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि दूर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर नहीं बनता है, लेकिन पास रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज सिलेरी मसल्स मिलकर रेटिना पर फॉर्म कर लेती हैं। इस डिफेक्ट को कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, सॉरी शॉर्ट साइटेडनेस। क्या कहा जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस। क्या मेरी बात समझ गए? और दूसरी लैंग्वेज में मतलब दूसरा शब्द इसके लिए होता है मायोपिया। तो ये हम लोगों के पास जो डिफेक्ट है वो कौन सा है? मायोपिया। इस मायोपिया की बात करें तो आप लोग जान गए हो कि दूर रखा ऑब्जेक्ट नहीं दिखने वाला, पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिखेगा। आप लोगों की एज में जो लोग चश्मे लगाए उनको यही डिफेक्ट होता है, ठीक है। ओल्ड एज लोगों में हाइपरमेट्रोपिया होता है, जो यंग लोग होते हैं उनमें मायोपिया डिफेक्ट ही होता है, समझ गए। तो अगर हम लोग बात करें, चलो ये मायोपिया हो गया, इस मायोपिया को क्योर कैसे किया जाए, किस तरीके से इसे सही किया जाए? तो देखो पहले तो मायोपिया में हुआ क्या रहा है, आपकी ह्यूमन आई इन्फिनिटी तक देख पाती थी, या मान लो यहां तक प्रॉपर देख पा रही है, इसके आगे नहीं देख पा रही है, तो आपको देखना कहां तक था? इन्फिनिटी तक। हम ये कहना चाहते हैं ह्यूमन आई इन्फिनिटी तक देख पाती। अब आप मान लीजिए यहां तक का देखने लगे, इसके बाद का आपको कुछ नहीं दिखता, तो हम बोलेंगे जो हमारी आंख का फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर था, वो इन्फिनिटी से पहले कहीं आ गया। तो अगर ह्यूमन आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले कहीं आ जाए तो हम लोग बोलेंगे इस आई को मायोपिया हो रखा है, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इस डिफेक्ट को हमें सही करना है, तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए देखो फंडा क्या है। आप लोगों के पास आंख है, इधर एक लेंस लगा हुआ है, आपको यहां तक का दिखाई पड़ता है, इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट है आप प्रॉपर देख पाओगे, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसे देखना है, तो आपने क्या किया, इस जगह पर एक कॉनकेव लेंस लगा लिया, और जैसे ही आप लोग कॉनकेव लेंस लगाते हो, कॉनकेव लेंस पर ये ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज पड़ी, और रेज पड़ने के बाद कॉनकेव लेंस ने इसे रिफ्रेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारी आंख में जो रेज आ रही है, हमको तो ये अपीयर होगा कि इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, और इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को हमारी सिलेरी मसल्स मिला के इमेज रेटिना पर फॉर्म कर लेती हैं। तो इस तरह से हम लोग एक कॉनकेव लेंस का यूज करके मायोपिया डिफेक्ट को क्योर कर लेते हैं, समझ गए आप लोग। सो दिस इज हाउ मायोपिया इज क्योर्ड। इसके बाद दूसरा डिफेक्ट है जिसे कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, या उसे हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ये डिफेक्ट कब होता है? जब ओल्ड एज पीपल की बात करें, लोगों में जब उम्र बढ़ने लगती है, मसल्स कमजोर होने लगती हैं, तो सिलेरी मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं, और सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाने पर लेंस को वो प्रॉपर कंप्रेस नहीं कर पाती। पास में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो सिलेरी मसल्स को लेंस को कंप्रेस करना है, लेकिन मसल्स कमजोर हो गई। यहां पर हम लोग यंग एज में देख लेते थे, लेकिन बुढ़ापे में क्या हुआ, सिलेरी मसल्स लेंस को कंप्रेस ही नहीं कर पाती, तो पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमको प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो इस डिफेक्ट में देखो क्या है, इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आई तो सिलेरी मसल्स को कुछ करना ही नहीं पड़ा, लेंस ऑटोमेटिक अपना फैल गया और उसने इमेज रेटिना पर फॉर्म कर दिया। लेकिन जब पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा था, तो इस पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ, यहां से रेज आई, अब सिलेरी मसल्स ने अपना कंट्रोल लिया, लेकिन सिलेरी मसल्स लेंस को उतना कंप्रेस नहीं कर पाई जिससे कि वो बेंड करके इमेज को रेटिना पर फॉर्म करे। अगर रेटिना ना होता तो इधर कहीं जाके रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होता, समझ गए आप लोग। इस डिफेक्ट को कहा जाता है फार साइटेडनेस, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास रखी हुई चीजें प्रॉपर नहीं दिखती, लेकिन दूर रखी हुई चीजें प्रॉपर दिखाई पड़ती हैं। हमें दिखना कितनी पास की चीजें चाहिए थी, 25 सेंटीमीटर की, अब मान लो 2 मीटर की दिख रही हैं, तो हम लोग बोलेंगे ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कुछ दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर तक का अब नहीं दिखता, अब 2 मीटर का दिखता है, नियर पॉइंट कुछ आगे खिसक गया, तो इस डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसे क्योर करने का तरीका क्या है, आपके पास आई आ गई, ह्यूमन आई, इस जगह पर एक लेंस रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको इस ऑब्जेक्ट को देखना है जिसे आप देख नहीं पा रहे, यहां तक का देख पाते हो, इसके आगे की चीज आप लोग मतलब या इस पॉइंट के पहले का आपको कुछ दिखता नहीं है। आप लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लेकर आए, किसका फोन है, देखो नंबर है क्या, नहीं दो, इधर देखो, यहां पर क्या है कि आप लोगों के पास या इधर ऑब्जेक्ट रखा था, रेज गई,
आपको मालूम है सर इस लेंस का नेचर कन्वर्जिंग है, ये रेज को कन्वर्ज करके इस तरह से बेंड करता है कि रेज हमारी आंख पर पड़ी और हमें यह लगा कि रेज कहीं इधर से आ रही है और फाइनल इमेज रेटिना पर फॉर्म हो गया। इस तरह से हम लोग हाइपरमेट्रोपिया नाम के डिफेक्ट को क्योर करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है, पक्की बात। तो ये हम लोगों के पास है हाइपरमेट्रोपिया को सही करना। दोनों में एक चीज देख लो, न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। जब आप लोगों के पास मायोपिया का न्यूमेरिकल आएगा तो याद रखो, जहां का तुम क्लियर देख लोगे, जिस जगह का तुम क्लियर देख लोगे उस जगह पर हमेशा इमेज फॉर्म किया जाता है। तो बोल दे कि एक ह्यूमन आई है जो 2 मीटर का क्लियर देख लेती है, मतलब तुम्हें फटाक से इमेज कहां फॉर्म करना है? 2 मीटर दूरी पर, और हमें 20 मीटर दूर का देखना है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? 20 मीटर दूरी पर। और हमेशा याद रखो दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर तो v माइनस का होगा, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगा, तो वो कैसा रखोगे? माइनस का। और फोकल लेंथ पूछी जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। समझ गए? फोकल लेंथ निकाल के आप पावर भी निकाल सकते हो, p इज इक्वल टू 1/f, बस फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। समझ आ रही बात आपको? इधर कोई सवाल आ गया, एक आदमी को हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है और उसको 50 सेंटीमीटर दूर का दिखता है, 50 से पहले का देखना है। तो आपने बोला कि ठीक है सर, उसको 50 सेंटीमीटर दूर का दिखता है, जहां का दिखेगा वही इमेज बनाएंगे। तो -50 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। देखना उसे 25 सेंटीमीटर का है, फोकल लेंथ निकालनी है, फटाक से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई इतना हार्ड टास्क नहीं होता, तो आप लोग इस डिफेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हो। बस दिमाग में इतना रखो, जहां इमेज जहां दिख रहा है, जहां का दिख रहा है उस जगह पर इमेज, और जहां का देखना है उस जगह का ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो दिस इज अवर ऑल अबाउट ह्यूमन आई। और भी डिफेक्ट हैं, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, उनको चाहो तो पढ़ लीजिए, बोर्ड में उनसे कुछ आता नहीं है, तो अभी हम लोग उन पर समय नहीं अपना बर्बाद कर रहे। जब पहली बार पढ़ाए थे तो हम प्रॉपर चीज़ों को पढ़ाए थे। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये हो गया ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बाद बात करेंगे तो अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों से पूछा जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर, और एक रे डायग्राम ड्रॉ करने को आएगा। तो इन सारी चीज़ों को समझ लो, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालना है। अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाए तो कंस्ट्रक्शन हम आपको समझा देंगे, उसे आप देख के मतलब अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों ही। ठीक है, तो देखो क्या होता है हम लोगों के पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। पहला टॉपिक देखेंगे जिसे कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, जो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है उसे ऑब्जर्व करो। सिंपल माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाने के काम में आती है। अगर हम लोग बात करें मैग्नीफिकेशन, तो लेंस में तो मैग्नीफिकेशन आप लोगों को याद ही है, m इज इक्वल टू I/O, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। और दूसरा फॉर्मूला होता है V/U। मिरर की बात करें तो -V/U होता है, लेकिन लेंसेज के केस में V/U होता है। याद आ गया आप लोगों को? तो मैग्नीफिकेशन तो V/U रहता है। दूसरे सिनेरियो में मैग्नीफिकेशन के बाद बात करें, कोई ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है, तो इसके पीछे का कारण होता है एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन क्या है, बस उसे देख लो जल्दी से। जैसे हमारी यहां पर आंख है, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने देखा और इस ऑब्जेक्ट ने आपकी आंख पर एंगल बनाया 30 डिग्री, और इससे बड़ा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा था, इस ऑब्जेक्ट ने आपकी आंख पर इमेज बनाया 20 डिग्री। तो आपको मालूम है ये पास रखा हुआ छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा क्योंकि आपकी आंख पर ये बड़ा एंगल बना रहा है, और दूर रखा हुआ बड़ा ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखेगा क्योंकि आपकी आंख पर ये छोटा एंगल बना रहा है। इसीलिए इतना बड़ा सूरज जो हम लोग इन्फिनिटी पर लगभग रखा हुआ है वो हमें इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन पास रखा हुआ ये मार्कर, ये चौक मान लो, ये हमें इतनी बड़ी दिखाई पड़ रही है क्योंकि आपकी आंख पर ये एंगल ऑफ विजन बड़ा बना रही है। समझ में आई बात आपको? सो व्हाट इज एंगल ऑफ विजन? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द ह्यूमन आई। किसी आंख पर बनाया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ विजन। समझ गए? सो दिस इज एंगल ऑफ विजन। अगर एंगल ऑफ विजन बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई पड़ेगा, एंगल ऑफ विजन छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे सिंपल माइक्रोस्कोप करता क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करता क्या है, कंपाउंड टेलीस्कोप करता क्या है, तो ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, एंगल ऑफ विजन को बढ़ा देते हैं। एंगल ऑफ विजन को बढ़ा देते हैं और ऑब्जेक्ट हम लोगों को बड़ा होकर दिखने लगता है।
अगर छोटे ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ विजन बढ़ाओगे, बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे सर ये माइक्रोस्कोप है। किसी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ विजन बढ़ा के ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाओगे तो हम लोग बोलेंगे सर ये टेलीस्कोप है। क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें एंगल ऑफ विजन की बात करें तो हम लोग समझ गए हैं। तो चलो सबसे पहला फंडा हम लोगों के पास आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो जैसे हम लोगों के पास एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसे एक फ्रेम वगैरह में लगा देते हैं, वर्किंग थोड़ा पढ़ लीजिएगा किताब से। फ्रेम में लगा के एक डंडा लगा देते हैं, इसमें बोलते हैं ये सिंपल माइक्रोस्कोप, आईडी देखे हो ना, उसमें लेंस लेके आते हैं, वही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब देखो ये फंक्शन कैसे करेगा। इस सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग होती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस की टेंडेंसी ये है कि ये ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। यहां पर अपनी आंख को रख दीजिए, हमारी आंख को लगेगा कि रे कहीं यहां से आ रही है और इधर कहीं एक मैग्नीफाइड इमेज हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। इस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप फंक्शन करता है। जस्ट ऑब्जेक्ट को पुट कर दीजिए लेंस और फोकस के बीच में और ऑब्जेक्ट का ये मैग्नीफाइड इमेज बना के बता देगा। हम लोग बोलेंगे दिस इज हाउ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क्स, और इसका कोई खास प्रिंसिपल नहीं है। जो चीज पूछी जाएगी वो है इसके मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। मैग्नीफाइंग पावर आप लोगों को निकालना है। लेंस के मैग्नीफाइंग पावर की बात करो, एक फॉर्मूला है I/O, क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला है V/U, V/U को लगा लो। अब सोचो, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो 1/F = 1/V - 1/U, समझ गए? V/U आपको चाहिए, आपने दोनों तरफ V का गुणा कर दिया तो V/F = V/V कितना होगा? 1 माइनस का V/U, माइनस का V/U इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, V/F उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। ठीक, इस V/U को ही M कहा जाता है। तो M = हो जाएगा 1 माइनस V/F होगा। बेटा यह धोखे से U लिख दिया, 1 माइनस V/F। V क्या है? इमेज की दूरी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इमेज बने 25 सेंटीमीटर पर। कारण क्या है? 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, क्लियर दिखाई पड़ेगा। इससे पहले आ गया तो ब्लर दिखेगा, हमारी आंख एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। 25 से आगे गया तो छोटा दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग फाइनल इमेज कहां बनाते हैं? 25 सेंटीमीटर पर। कारण क्या है? इससे पहले ब्लर, इसके बाद छोटा। तो हम लोग सिर्फ फाइनल इमेज कहां बनाएंगे? 25 सेंटीमीटर पर। तो हम बोलते हैं सर इस जगह जो V है ना वो 25 सेंटीमीटर है और इसे हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे कैपिटल D से। ठीक है, क्या इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बन रहा है? दैट इज वाई वी विल पुट -D हेयर एंड आई विल गेट M = 1 - -D करिएगा, ये प्लस हो जाएगा D/F। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ गए? एक इसमें दूसरा केस भी आता है जिसे कहा जाता है जब हमारी आंख रिलैक्स स्टेट में हो। रिलैक्स स्टेट का मतलब है सिलेरी मसल्स को कुछ ना करना पड़े। सिलेरी मसल्स कब कुछ नहीं करेंगी? जब ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पर। अब तुम तो ऑब्जेक्ट को देख नहीं रहे हो, तुम किसे देख रहे हो? इमेज को। तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो हम लोग बोलते हैं सर हमारी आंख रिलैक्स स्टेट में। अगर कोई पूछे व्हाट इज स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन फॉर ह्यूमन आई या व्हाट इज स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, कैसा कुछ पूछे तो आप लोग सिंपल सी बात बताओ, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स ऑन इन्फिनिटी देन द ह्यूमन आई इज सेड टू बी ऑन रिलैक्सेशन स्टेट। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो आंख रिलैक्सेशन स्टेट में होती है। समझ गए आप लोग? तो ये फंडा है अबाउट रिलैक्सेशन स्टेट जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये समझ गए? अब देखो जब ये रिलैक्सेशन स्टेट में होगा तो क्या होगा? देखो कैमरे में इधर दिख रहा है, दिख रहा है? आपने ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया फोकस पर। कहां पुट कर दिया? फोकस पर। फाइनल इमेज कहां बन गया? इन्फिनिटी पर। इधर आपने ह्यूमन आई को अपनी आंख को रखा और आपको लगा कि रेस कहां से आ रही हैं? इन्फिनिटी से। तो हमारी आंख रिलैक्सेशन स्टेट में आ गई। आपने बोला सर देखो 1/V - 1/U = 1/F होता है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों तरफ आप लोगों ने एक काम किया, आपने बोला कि सर फाइनल इमेज कहां बन रहा है? इन्फिनिटी पर। तो V के प्लेस पे इन्फिनिटी डालोगे तो ऑब्वियस है 1/∞ 0 हो जाएगा।
1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। आपको m तो चाहिए ही था, m के लिए आप लोगों ने दोनों तरफ v का गुणा कर दिया, या मान लो इधर लिख देते हैं, दोनों तरफ v का गुणा किया तो माइनस का v/u इज इक्वल टू v/f बचा प्लस का, और फिर इस माइनस साइन को यहां भेज दिया। v/u को आपने m लिखा। इस v की बात करें, आपने बोला सर देखो भले ही यहां पर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पर, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि इन्फिनिटी भी 25 सेंटीमीटर पर है। प्रॉब्लम वही पड़ जाती है, इमेज अगर दूर बनता है छोटा दिखता है, 25 से पहले बनता है तो ब्लर दिखता है। तो हमेशा हम लोग कुछ भी हो जाए इन्फिनिटी बोलेंगे तो भी कहां बनाएंगे, 25 सेंटीमीटर पर। तो हम लोग यहां पर जो v है, इस v के प्लेस पे लिखते हैं d, और f क्योंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बनता है, माइनस d करोगे प्लस हो जाएगा, m इज इक्वल टू आएगा d/f। m इज इक्वल टू कितना आएगा, d/f। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन आई इज इन रिलैक्स स्टेट, जब आंख किसमें है, रिलैक्स स्टेट में। समझ गए? सो दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। आफ्टर सिंपल माइक्रोस्कोप वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रब कर दे, पक्की बात करने वाले हैं अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम जल्दी जल्दी पढ़ा के चल रहे हैं, हम आपको पूरा डिटेल में नहीं जा रहे, रिवीजन का मतलब समझें आप लोग। ठीक है, पढ़ा रहे थे तो अब प्रॉपर टाइम में रिवीजन नहीं हो पाएगा, उसी तरीके से पढ़ाएंगे, फिर से हमें 6 महीने का समय चाहिए। आप लोगों ने एक पाइप लिया, ये पाइप कैसा है देखो, इस पाइप में इधर एक लेंस लगा दिया और इसके ऊपर आपने एक दूसरा पाइप एडजस्ट करके इधर एक लेंस लगा दिया, जिससे अपनी ये लेंथ को भी एकोमोडेट कर सकता है, और इस तरह से हम फॉर्म करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, दोनों कोएक्सियली रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं, कोएक्सियल, मतलब इनके प्रिंसिपल एक्सिस सेम होते हैं। एक लेंस का अपर्चर बड़ा और दूसरे लेंस का अपर्चर छोटा होता है। इस छोटे अपर्चर वाले लेंस को हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस बड़े अपर्चर वाले को हमेशा आंख की तरफ रखा जाता है, तो इसे कहा जाता है आई पीस। ठीक है, क्या कहते हैं, आई पीस। समझ गए आप लोग? तो आई पीस, अब तुम ये कहोगे सर इसका अपर्चर छोटा क्यों रखना है, तो एक फंडा आता है रिजॉल्विंग पावर का, कि अगर हम लोग देखो रिजॉल्विंग पावर सिलेबस से हटा हुआ है रिवाइस वाले में, तो उसको हम जल्दी से बस समझा दें। क्या होता है, जैसे ये दो डस्टर्स हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, आपको ये गैप दिख रहा होगा, अगर आप दूर चलते जाओ तो ये गैप कम दिखने लगेगा, एक टाइम पर इतना दूर हो जाओगे कि ये गैप दिखना ही बंद हो जाएगा। तो आपकी आंख इन दोनों ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, मीनिंग ये दोनों ऑब्जेक्ट दूर तो हैं लेकिन आपको दूर नहीं दिख रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। हम लोग बोलेंगे बस आंख की रिजॉल्विंग पावर अब खत्म हो गई, अब इसे रिजॉल्व नहीं कर सकती। एंगल की वैल्यू होती है रिजॉल्विंग पावर, आंख पे कितना एंगल बना रहा है, मैं याद नहीं कि कितना एग्जैक्ट होता है, गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये समझो फंडा कि अब जैसे मान लो आप किसी बैक्टीरिया को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी चला था कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस को आप लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दो कोरोना वायरस एक दूसरे से कुछ दूर हैं, माइक्रोस्कोप ऐसा है कि दोनों को जोड़ के दिखा रहा है। तुम तो ये सोचोगे कोरोना वायरस तो ऐसा नहीं, मतलब दो बॉल के जैसा होता है, हम लोग नॉर्मली एक के जैसा देखते हैं उसे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाए, चीजों को डिफरेंशिएट करके दिखा पाए, दैट इज वाई ऐसा किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस को हमेशा, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर हमेशा छोटा रखा जाता है। इसका फॉर्मूला हम अभी रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे, वरना जब पहली बार पढ़ाए थे तो इन सब पर भी चर्चा करी थी। तो हम लोगों के पास ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस चलिए कहीं यहां पर है, और इस फोकस को कहा जाता है FO, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इधर कहीं मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से रे आई, फोकस से पास हुई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से डाली, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटे उस जगह पर इमेज बन गया। फिगर दिख रहा है आपको? ठीक, अब ये वाला जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए वर्क करता है एज एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आईपीस के फोकल लेंथ को आपने एडजस्ट करके यहां कहीं रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए फोकस और लेंस के बीच में है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में रखा है तो आपको मालूम है कि सर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। अपनी आंख को यहां पर रखेंगे तो हम लोगों को ये लगेगा कि रेस कहीं इधर से आ रही हैं, और इस जगह पर एक वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज हम लोगों को दिखाई पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ विजन बढ़ गया तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट भी बड़ा होके दिखने लगा।
इस तरह से काम करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फंक्शनिंग इसके रे डायग्राम खींचना तो बहुत आसान है, देखो कैसे खींचा जा सकता है। इसके मैग्नीफाइंग पावर को निकालना है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है, आपने इसके मैग्नीफाइंग पावर की बात करनी है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर हम इस जगह पर बात करें तो देखो फाइनल इमेज को लिखते हैं ए बी, क्या लिख देते हैं, ए बी। जब बुकिश लैंग्वेज में चलें तो ऑब्जेक्ट को ए बी लिखेगा, इस इमेज को ए डैश बी डैश लिखेगा और इसे ए डबल डैश बी डबल डैश। चलो हम लोग बुकिश वे में चलते हैं। फाइनल इमेज को क्या, फाइनल इमेज का हाइट क्या है बेटा, ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है बेटा, ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफाइंग पावर की बात करो आप, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है ए डैश बी डैश और ऑब्जेक्ट है ए बी। आईपीस की बात करो, आईपीस के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस के लिए इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश और ऑब्जेक्ट है बेटा ए डैश बी डैश। इस जगह पर अपनी मर्जी से ए डैश बी डैश का गुणा करो और ए डैश बी डैश का भाग लगा दो। m इज इक्वल टू हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए डैश बी डैश गुणा ए डैश बी डैश ओवर ए बी। ठीक है, m इज इक्वल टू देखो ए डैश बी डैश ओवर ए बी, ए डैश बी डैश ओवर ए बी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए डैश बी डैश मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। ये हम लोगों के पास आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो दोनों के मैग्नीफाइंग पावर का प्रोडक्ट है। अब सोचो हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर कलेक्टिव चाहिए, मतलब दोनों के मैग्नीफाइंग पावर को रखो। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करोगे तो v अपॉन यू तो करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है तो दोनों में क्या रखो, वीओ यूओ। और आईपीस की बात करो तो देखो एक सिंपल माइक्रोस्कोप रखा हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में मैग्नीफाई करके इमेज को दिखाता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हम लोग जानते हैं 1 + d अपॉन f। लेकिन इस जगह पर हमको एक बात का विशेष ध्यान देना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करो, इमेज तो राइट हैंड साइड पर है, v+ का होगा, ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यूओ को कैसा रखना पड़ेगा, माइनस का। तो हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ गए, सिंपल सी बात है। अब देखो जब इसका सवाल लगाना तो फिर सारी दूरियां प्लस की रखना, क्योंकि लेफ्ट वाली तुम ऑलरेडी किस में रख दिए हो, माइनस की, तब सारी दूरियां किस में रखोगे, प्लस का। समझ गए। अगर हमारी आंख रिलैक्सेशन स्टेट में हो, स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन की बात आ जाए, ये फिगर साफ करके दूसरा बना दे। देखो यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा, बीच में कहीं पर इमेज बना, आपने आईपीस के फोकस को यहीं पर सेट कर दिया आके, जहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बन रहा था। क्योंकि अब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर, तो फाइनल इमेज कहां बनेगा बेटा, इन्फिनिटी पर। तो फाइनल इमेज हम लोगों का इन्फिनिटी पर बनेगा। हम आपसे पूछे अब मैग्नीफाइंग पावर कितना, तुमने कहा सर m इज इक्वल टू MO इंटू ME होता है, हमने कहा बिल्कुल होता है। MO की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दैट इज माइनस VO ओवर U, हमने U ऑलरेडी माइनस कर रख दिया। और आईपीस की बात करो तो भैया ये रिलैक्सेशन स्टेट में आ चुका है, D अपॉन F। याद रखना क्योंकि फोकस किसका, आईपीस का, सो दैट इज वाई हम लोग F ही लिख देते हैं, जिससे पता रहे, याद रहे कि फोकल लेंथ किसका रखना है, आईपीस का। समझ में आ गई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कोई दिक्कत की बात। टेलीस्कोप की बात करें, रे डायग्राम समझना, इसका रे डायग्राम खींचने को आता है, पेपर में आ जाएगा रे डायग्राम। खींच प्रैक्टिस करी नहीं तो फिर रह जाओगे। रे डायग्राम की बात जरूर करना। देखो पढ़ने के टाइम पर देखे थे, बस मैग्नीफाइंग पावर को जल्दी जल्दी से देखो। हम चाहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट ज़्यादा एंटर करे, कंपाउंड टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लाइट ज़्यादा एंटर करे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा बनाते हैं और आईपीस को छोटा। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखे थे, उसी तरीके से दो
दो लेंसेज यहाँ पर भी होते हैं, बस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसे ऑब्जेक्टिव ये बड़ा है अब की बार, और आईपीएस कैसा रहेगा, छोटा। देखिए इन्फिनिटी से रेज आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है, जब तुम टेलीस्कोप की बात कर रहे हो तो दूर रखी हुई चीज़ों को देखोगे, और दूर रखी हुई चीज़ कहाँ पर, इन्फिनिटी पर है। सूरज चांद सितारे इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा कहाँ बनता है बेटा, फोकस पर। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर हमेशा इमेज बनेगा। आईपीस के फोकस को आप यहां कहीं एडजस्ट कर दो, चलो ये आईपीस का फोकस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में है, तो एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज हम लोगों को यहां कहीं दिखाई पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, पक्की बात। तो एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। इस जगह पर हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, नॉर्मली I/O नहीं लगाते, ना हमें इमेज की हाइट पता निकल लग पाती है, वर्चुअल है, ना तो ऑब्जेक्ट की हाइट। दूसरा V/U करोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पर रखा है, तो तुम लोग कुछ ना पता लगा पाओगे। दैट इज वाई हम लोग दूसरा तरीका यूज करते हैं। हम लोग इस जगह पर बोलते हैं सर फॉर्मूला लगाओ β/α। यहां पर बीटा है एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज, और अल्फा है एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये याद कर लो, एंगल ऑफ विजन फॉर इमेज अपॉन एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे एंगल ऑफ विजन आंख पर बनता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि सर इसे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी निकाल लो, सेम वैल्यू आती है, कोई अंतर नहीं आता। सो हम लोग एंगल सबटेंडेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑन प्रिंसिपल एक्सिस बाय ऑब्जेक्ट, दिस रेशियो इज मैग्नीफाइंग पावर। ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया अल्फा, इमेज ने, देखो ये फाइनल इमेज है, इसने एंगल बनाया बीटा। समझे, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी अल्फा हो जाएगा। अब देखो यहां पर नाम डाल लो, इस FO की जगह पर चलो इसे A डाल देते हैं, इसे B डाल देते हैं, इसे C डाल देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग β/α की बात करें और साथ में ये भी मान लें कि रेज पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल रे का कंसेप्ट याद आया, बीटा के प्लेस पे tan β मान सकते हो, बताया था आपको। तो आप लोग इस बीटा की जगह पर क्या लिख लिए, tan β, और अल्फा की जगह क्या लिख लिए बेटा, tan α। इस ट्राइंगल में tan β लगा दो, tan θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan β का परपेंडिकुलर है AFO, और बेस की बात करोगे तो आएगा CFO, अपॉन tan अल्फा की बात करोगे परपेंडिकुलर है AFO, बेस की बात करोगे आएगा BFO। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा BFO/CFO। समझ गए। अब जरा BFO को देखो, BFO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से फोकस तक की दूरी, सो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अपॉन में क्या लिखा है, CFO। अगर आप गौर करो तो ये बेटा ऑब्जेक्ट है आईपीस का, लेंस और आईपीस के बीच की दूरी है, दैट इज वाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, UE लिखा हुआ है, यू ही नहीं मतलब UE लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस जगह पर हमें 1/UE की वैल्यू निकाल ले, अपना काम हो जाएगा। हमने बोला ठीक निकाल लो, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है, पक्की बात। आईपीस की बात करो, लो ये आईपीस की बात चल गई है, माइनस के 1/UE को इधर ले आओ, बराबर में 1/V माइनस 1/FE बचेगा, वैल्यू उठा के यहां रख दो। FO ब्रैकेट में 1/UE के प्लेस पे आपने रखा 1/VE माइनस 1/FE। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात, आपने FE को कॉमन ले लिया, जब आपने FE को कॉमन लिया तो FO/FE, इधर देखो जो कॉमन ले रहे हो उसका डिवाइड होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में FE कॉमन लिए हो तो थोड़ी मैथमेटिक्स समझ लो, ये बचने वाला है। समझ गए। VE क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर आईपीस। आईपीस हमेशा अपना इमेज कहां बनाएगा, D पर 25 सेंटीमीटर, लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो -D रखेंगे, और वैल्यू हम लोगों के पास आएगी FO/FE, FE/-D, और माइनस में 1, ये M की वैल्यू चल रही है, माइनस कॉमन भी ले लो, माइनस कॉमन लोगे FO/FE, 1 प्लस FE/D। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड टेलीस्कोप। बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात। अब दूसरे नंबर पे, जब हमारी आंख रिलैक्स स्टेट में हो,
जब हमारी आंख रिलैक्स स्टेट में होगी तब क्या करेंगे, ये बात समझ में आ गई, कोई कठिन चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो देखो जब आंख रिलैक्स स्टेट में होगी तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। बस इसे हम फिगर को रब करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, ये पॉइंट ए कर लो, समझ गए। अब देखो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। अब तुमने क्या किया, ये जो आईपीस है ना उसके फोकस को भी यहीं सेट करके रखा है, तो फाइनल इमेज किधर बनेगा जाके बेटा, इन्फिनिटी पर, समझ गए। तो बस आप लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है वो आईपीस के फोकस पर एडजस्ट कर दिया और फाइनल इमेज किधर बन जाएगा, इन्फिनिटी पर। ठीक, देखो ये एंगल मान लीजिए हम लोगों के पास अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा आएगा और इस एंगल को क्या मान लो, बीटा। मैग्नीफाइंग पावर की बात करोगे तो बच्चा कितना रहेगा, बीटा अपॉन अल्फा। पर एक्सियल रे के लिए क्या कर लो, tan बीटा ओवर tan अल्फा। ठीक, m इज इक्वल टू tan बीटा की बात करोगे, tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर AFO। ठीक, बेस की बात करो, चलो ये C ये B, तो CFO लिखो या CFE लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें tan अल्फा की, परपेंडिकुलर है AFO और बेस की बात करो तो BFO लिख दो, AFO से AFO कैंसल, तो BFO ओवर CFE। BFO की बात करो, इस लेंस से फोकस तक की दूरी, अगर आप नोटिस करो तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है FO। CFE फोकस तक की दूरी, आईपीस का फोकस है, क्योंकि आईपीस का फोकस आप लेफ्ट हैंड साइड पर निकाल रहे हो, किधर निकाल रहे हो, लेफ्ट साइड पर, दैट इज बाई माइनस FO ओवर FE। तो ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है फॉर व्हेन आई इज इन रिलैक्सेशन स्टेट। लेंथ का फॉर्मूला छोड़ दिए हैं या मान लो छूट गया है तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। बस इतना है। लेंथ का मतलब होता है दोनों लेंसेज के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पर निकालोगे तो ये FO प्लस FE आ जाएगी, ठीक है, वो फिगर से ही आप लोग समझ सकते हो।